हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं, दाजियू, पार्ट नंबर 15 दाजियू, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा, उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पे हुआ था। अल्मोड़ा जो है उत्तरांचल में है, और उत्तरांचल जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। मतलब आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको पहाड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। मतलब वो रहने वाले उत्तरांचल के थे और उनकी जो पढ़ाई स्कूली शिक्षा थी वो अजमेर में हुई। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। मतलब कुछ समय तक उन्होंने एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान था, वहाँ पर उन्होंने कार्य किया और उसके बाद अब वो स्वतंत्र लेखन करें, मतलब खुद की कहानी, नाटक, उपन्यास वगैरह वो अब लिखते हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह मतलब जो बहुत ही विख्यात हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं, वो उनके कहानी संग्रह हैं। जैसे कि कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू। आज जो हम दाजू कहानी पढ़ने वाले हैं वो भी एक उनकी प्रसिद्ध कहानी में से एक है। हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब उनकी एक कहानी है आदमी और कीड़े, जिसमें 1955 में एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया होगा। उसमें उनको मतलब वो प्रकाशित करने वाले धर्मयुग, मतलब कोई संस्था होगी जिसका नाम है धर्मयुग, तो उन्होंने कहानी पे प्रतियोगिता की होगी और उसमें उनकी कहानी आदमी और कीड़े, जिसमें उनको प्रथम पुरस्कार दिया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद त्रिवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? शेखर जोशी को। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण, मतलब उनकी जो कहानी है दाजू, उसमें एक फिल्म भी बन चुकी है। अब हम नीचे की 3 लाइन में कहानी का सारांश देखेंगे कि लेखक ने अपनी इस कहानी का जो शीर्षक है, जो नाम है, वो दाजू क्यों दिया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी। बाल श्रमिक मतलब जो छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र में काम करने लग जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं, या तो फिर आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि अगर आप ट्रेन में गए हैं या किसी बस में सफ़र करें तो आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे चाय 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 करके चिल्लाते हैं, और रेलवे स्टेशन पर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उन बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। तो उस पर उन्होंने यह कहानी लिखी है। या तो फिर हम ऐसा भी देखते हैं कि जैसे हम कहीं दूर घूमने गए हों और रास्ते के बीच में कोई होटल पड़ी हो, तो भी आप देखेंगे कि कोई छोटे छोटे बच्चे खाना सर्व कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम आए दिन अपने आसपास इस तरह के बाल श्रमिकों को देखते हैं। हालांकि अभी तो सरकार ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन फिर भी कई जगह पर ऐसा होता है। तो अब हम देखेंगे दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। मतलब कहानी किस पर है? मदन पर। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगा, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। मार्मिक चित्रण मतलब कि मन को मोह लेने वाला या मन को कोई ठेस पहुंचाए, इस तरह का चित्रण उसमें दिया गया है। मार्मिक चित्रण मतलब ममता भरा हुआ। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चौक से निकलकर बाई और जो बड़े बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उससे पहली बार देखा था। मतलब चौक मतलब चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते जाते हो उसे चौक या चौराहा कहते हैं। वहाँ से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला एक छोटा सा कैफ़े है। साइन बोर्ड मतलब कि उसका बड़ा सा बोर्ड लगा है जो बहुत ही बड़ा है। तो वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाफ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती, पर शिथिलता नहीं। शिथिलता मतलब कोई चाल में मटक झटक नहीं, आराम से अच्छे से चलता है। कमल के पत्ते पर फिसली हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष का ही लगाया जा सकता है, और शायद यही उसकी उम्र रही होगी। मतलब जगदीश बाबू ने पहली बार
उस छोटे से लड़के को देखा था, तो उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है कि गोरा चिट्टा रंग है, नीली सफाफ आंखें हैं, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती है, पर शिथिलता नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसली हुई पानी की बूंद की सी फूटती आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष का ही लगाया जा सकता है, और शायद यही उसकी उम्र रही होगी। मतलब एक 9-10 साल का छोटा सा बच्चा जो कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए इस छोटे से कैफ़े में काम करता है। अर्ध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया। मतलब जगदीश बाबू जो हैं इस कहानी के नायक, तो वो कैफ़े में प्रवेश करते हैं, मतलब जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि सिगरेट पी रहे हैं, पर वो आधी जली हुई, आधी वो पी चुके हैं, आधी पी रहे हैं। और कैफ़े में उन्होंने प्रवेश किया और वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। मतलब वो छोटा सा बच्चा प्लेट उठा रहा था एक मेज पर। मतलब टेबल पर बहुत सारी प्लेटें होंगी, तो बच्चों का काम यही होता है होटल में, या तो वो बर्तन साफ करते हैं, या तो प्लेट उठाते हैं, या खाना सर्व करते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा प्लेट उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। जैसे ही वो बैठे तो वो बच्चा उनके सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। मतलब उस बच्चे को जैसे ही वो आए तो वो प्लेट उठा रहा था, तो एकदम से उन दोनों की नज़र मिली, तो जगदीश बाबू को लगा कि जैसे वो बच्चा मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। बच्चे ने कुछ कहा नहीं, बस उनको देख के वो थोड़ा सा हंसा और थोड़ा मुस्कुराया। पर इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित हो। मीनू मतलब कि कैफ़े का मेनू क्या है वो समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मतलब क्या कि जैसे उस बच्चे ने देखा तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि एक सिंगल चाय, तो उस पे ही पता चल गया कि उनको चाय चाहिए, और थोड़ी ही देर में वो बच्चा चाय लेकर आ गया। मतलब पलक झपकते ही चाय आ गया, और यही उनका मेनू था। मतलब ऑर्डर उसे मिल चुका था। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी का अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। अब देखिए, अब ये जो नीचे की हमने 4 लाइन पढ़ी, इसमें लेखक ने क्या बताया कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो कैसी होती, बड़ी विचित्र होती हैं। कभी अकेले होता है तो भी उसे लगता है कि कोई सूनापन नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि वो भीड़ में होता है, बहुत लोगों के बीच होता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं जगदीश बाबू जी। उसके बाद वो कहते हैं कि लगता है जैसे जो कुछ है वह पराया है, कितना अपत्वहीन है, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति अलगाव की जड़ें होती हैं, विछोह या विरक्त की कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ वह अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। अब यहाँ पे जो लेखक है शेखर जोशी, उन्होंने जगदीश बाबू के बारे में बताया कि जगदीश बाबू जो हैं वो किसी दूर शहर से आए हैं, दूर गांव से आए हैं, दूर देश से आए हैं, तो उन्हें इस शहर में बहुत ही अकेलापन लगता है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें वहाँ पर अकेलेपन की अनुभूति होती है। मतलब ऐसा होता ही है, क्योंकि वहाँ पे रहने का तरीका, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, उन सब से हम बिल्कुल अलग, हम भिन्न होते हैं। पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे वहाँ रहने लगते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों को जानने लगते हैं, वहाँ के जीने का रहन सहन कैसा है, लोग किस तरह रहते हैं, वो सब हम जब सीख जाते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी आदतों में आ जाता है, और धीरे धीरे हम में भी वो शहर अपना लगने लग जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो कहते हैं इसके बारे में, जगदीश बाबू के बारे में, कि जगदीश बाबू जो हैं वो दूर देश से आए हैं, और चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपत्वहीन, मतलब सब कुछ अपना होकर भी कुछ भी उनका अपना नहीं है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। मतलब कुछ दिन वो रहेंगे तो उन्हें लगने लगेगा कि हाँ भाई, अब मैं भी यहाँ पे ढल चुका हूँ। पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर है। कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगता है कि अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल
और फिर जैसे वो होटल में बैठे होते तो ये सारी विचारधारा उनके मन में गूंज रही होती, मतलब ये सब उनके दिमाग में चल रहा होता है। और तब उन्हें अपने शहर की याद आती है, अपने गांव की याद आती है, अपने शहर के लोगों की याद आती है, अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के लड़के, उनके निकट जो कैफ़े था, होटल था, उन सब की चीज़ें उनको याद आती है। तब तक एकदम से आवाज़ आती, चाय साहब। तब तक वो छोटा सा बच्चा जो मदन है वो चाय लेकर आ जाता है और बोलता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, मतलब जो सिगरेट पीते हैं तो वहाँ पे एक राखदानी होती है, उसमें वो सिगरेट जो लास्ट में थोड़ी सी बच जाती है उसको वो उसके अंदर रख देते हैं, मतलब जिससे वो धुआं बंद हो जाता है। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है। और जैसे ही उसने बोला बच्चे ने, चाय साहब, तो उनको क्या लगा कि ये जो आवाज़ है वो बिल्कुल उनके गांव शहर के जैसी है। जिसकी रिक्तता, रिक्तता मतलब खाली जगह, जैसे कि हम लिखते हैं ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो रिक्त का मतलब होता है खाली। तो उन्हें लगता है कि जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी और उन्होंने शंका का समाधान कर लिया, मतलब जो खालीपन उन्हें लग रहा था उसका समाधान उन्होंने कर लिया। अब कैसे, क्या, वो हम नीचे देखेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? और वो उस बच्चे से पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तो मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? और जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि ये आवाज़ उसके गांव शहर की। जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं तो हम अपने वाले व्यक्ति को हम आसानी से पहचान लेते हैं। अगर हम एमपी के हैं या हम गुजराती हैं या हम मराठी, तो हमारी जो भी मातृभाषा है, जो हमारे निजी जीवन में हम बोलते हैं अपने निजी जीवन, तो वैसी ही आवाज़ किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की होती है तो हमें लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे गांव शहर का है, इससे हमारी खूब जमेगी। तो वही आवाज़ का अनुभव जगदीश बाबू ने कर लिया और उनको जो शंका थी उसका समाधान भी उन्होंने किया। कैसे किया वो अब हम देखेंगे। तो क्या नाम है तुम्हारा? जैसे ही वो बच्चा चाय लेकर आता है उससे पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहता है, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो पूछता है कि अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो जगदीश बाबू? तो बच्चा कहता है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं। फिर वो जगदीश बाबू कहते हैं, पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? तो मतलब बच्चे ने बोला कि मैं पहाड़ का हूँ। तो उन्होंने बोले, पहाड़ तो कई हैं। फिर उन्होंने कुछ पहाड़ों के नाम भी लिए जगदीश बाबू ने, जैसे आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और ज़िले का भेद मालूम हो गया था, मतलब उस बच्चे को पहाड़ और ज़िला जो था उसका भेद मालूम हो गया था। उसे लगा कि अगर कोई पूछे कि तुम कहाँ के हो तो शायद उसे अपना ज़िला बताना चाहिए, तो ऐसा वो समझ गया था। फिर वो हंसकर बोला, बच्चा मुस्कुराकर बोला कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विषय जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। बच्चे ने कहा, अल्मोड़ा साहब। तो तो जगदीश बाबू ने, अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने, मतलब उनको बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने पूछा कि विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। अब वो बच्चा छोटा 9-10 साल का, उसे इतना ही नहीं पता कि मैं कौन से ज़िले का हूँ। तो उसने बोला मैं पहाड़ का हूँ। तो उसने बोला भाई कौन सा पहाड़? तो उसने पहाड़ भी बता दिया, अल्मोड़ा। फिर उन्होंने पूछा कौन सा गाँव है? तो बच्चा संकोच में आ गया। वो सोचा मैं क्या जवाब दूँ। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ बोला, वह तो बहुत दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। अब उस गांव का कुछ नाम ऐसा होगा जो उस बच्चे को पता नहीं होगा, तो उसने बोला कि वो तो अल्मोड़ा से बहुत ही 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही ना। फिर जगदीश बाबू ने फिर से पूछा, भाई कुछ तो नाम होगा ना? जगदीश बाबू ने जोर देकर थोड़ा जोर से पूछा। डोटिया लोग, वह संकुचता हुआ सा बोला। फिर उसने बोला डाटिया लोग, इस तरह से उसने नाम बताया और वह संकुचाता हुआ, मतलब थोड़ा शर्मा कर वह बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो जगदीश बाबू को जो जिज्ञासा थी वो दूर हो गई और उनके चेहरे पे जो अकेलापन था वो भी दूर हुआ और उन्होंने मुस्कुराकर हंसकर बोला कि भाई मैं भी उसके पास के ही निकट, मतलब पास के निकटवर्ती, मतलब पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। तो जगदीश बाबू को क्या अनुभव हुआ कि मदन जो है वो बहुत ही खुश हो गया कि भाई मुझे कोई तो मिल गया इस शहर में, इस कैफ़े में, मुझे अपना
तो उनको ऐसा लगा कि अब उसके हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकल ना चाह कर भी ना निकल सके। फिर जब उनको ऐसा लगा कि वो कुछ बहुत ही खुश है और वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाया। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा था। और फिर वो धीरे धीरे अपने अतीत में चला गया, मतलब अपने गाँव में, अपने दोस्तों में। और फिर देखा कि वापस वो धीरे धीरे वापस लौटने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि अपना अतीत मतलब गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा मतलब माँ, बाबा, दीदी, भूली, छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई, मतलब ये सारी चीज़ें उसको अपने गांव की याद आने लगी। उससे ऐसा लगा कि जैसे मुझे भी कोई अपना मिल गया, और वो बहुत ही खुश है। और वो अतीत में मतलब अपने गाँव की यादों में चला गया और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा। मतलब अब मदन जो था वो सोचने लगा कि बाबूजी से मेरा कौन सा रिश्ता हो सकता है। तो वो उस रिश्ते के बारे में सोचने लगा। तो ईजा मतलब माँ, नहीं बाबा, नहीं दादी भूली, नहीं दाजू। हाँ दाजू। फिर उसे लगा कि नहीं, ना माँ हो सकती है, ना बाबा हो सकते हैं, ना ही छोटी बहन हो सकते हैं, दाजू मतलब कि बड़ा भाई। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई और टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। अब 2-4 दिनों में क्या हो गया, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई और जो अजनबीपन की खाई थी वो दूर हो गई। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानने लगे। और जैसे ही वो जगदीश बाबू आते वैसे ही मदन का स्वर गुंजाता, दाजू जय हिंद। मतलब कि वो कहता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? यूँ मतलब हिम पड़ेगा। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। मतलब जैसे ही जगदीश बाबू कैफ़े में आते वैसे ही वो छोटा सा बच्चा मदन बोलता, दाजू जय हिंद, आज तो बहुत ठंड है। क्या यहाँ पे हूँ मतलब हिम पड़ेगा, बर्फ़ गिरेगी? दाजू आपने तो कल बहुत ही थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ सुनाई पड़ती। मतलब जैसे ही वो आते तो ये वो बच्चा बातें करने लग जाता मदन। तब तक दूसरे टेबल से आवाज़ आती, बॉय। आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाता। मतलब बातें करता रहता जगदीश बाबू से, जिनको वो दाजू कहकर संबोधित करता था। मतलब दाजू मतलब बड़ा भाई। और जैसे ही दूसरे टेबल से आवाज़ आती बॉय, उतनी ही देर में वो वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर आते जाते जगदीश बाबू को पूछता, दाजू कोई चीज़, पानी लाऊं? और जैसे ही यहाँ वहाँ करता तो वो पूछता, दाजू कुछ लाऊं, चाय पानी कुछ लाऊं? लाया दाजू। और जैसे ही वो कहता पानी लाओ, चाय लो, तो बोलता, लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। मतलब यहाँ पे देखिए लेखक ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है जो बहुत समझने लायक है, कि वो छोटा सा बच्चा जगदीश बाबू से इतना मिल गया था, इतना घुल मिल गया था, उसे लगता था कि जैसे उसकी माँ हो। तो यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि वो जैसे ही कुछ कहते उसका ही वो उत्तर इतनी ही आतुरता मतलब बड़ी जिज्ञासा के साथ देता, जैसे कि बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों के बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। मतलब क्या, कुछ दिन जब दोनों के बीच में अच्छी जान पहचान हो गई, वो दाजू दाजू कहने लगा मदन जगदीश बाबू को। तो जगदीश बाबू जो कुछ दिन वहाँ पे उनको लग रहा था मैं बहुत अकेला हूँ, तो उनको लगा कि अब उनका एकाकीपन मतलब अकेलापन दूर हो गया है। उन्हें अब चौक, कैफ़े ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। मतलब क्या हुआ कि जो अकेलापन लग रहा था वो उन्हें दूर हो गया। और अब उन्हें क्या लगने लगा कि जो चौक, जिस चौक में वो रहते थे, जिस कैफ़े में वो आया करते थे, वो दोनों ही नहीं बल्कि पूरा शहर उनको अपने रंग में रंगने मतलब एक जैसा लगने लगा। अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। अब क्या हुआ, जैसे जैसे उनके लोगों से जान पहचान बढ़ी तो उनके मन में एक संदेश सा हुआ। और उनके मन में जैसे ही वो जाते कैफ़े में तो बच्चा दाजू कहता, तो वो चीज़ उनको बहुत ही ख़राब लगने लगी। तो उन्हें अब यह लगने लगा कि बार बार दाजू कहलाना मुझे उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू मतलब मदन जो था वो छोटा सा बच्चा, वो दूसरी टेबल से भी जाकर उनको दाजू कहता था। मतलब बार बार वो दाजू मतलब बड़ा भाई, तो वो इस तरह से दोहराता था। आगे का जो पार्ट है वो हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।